फ्राइडे को यूएसए के सिलिकॉन वैली बैंक के शेयर 60% से गिर चुके थे और इसी की वजह से यूएसए के रेगुलेटर्स ने इस बैंक को बंद करने के लिए कहा है और इस चीज का सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा है यूएसए के बैंकिंग सेक्टर पर और एक ही दिन में यूएसए के बैंकिंग सेक्टर जो है वो 8.1% से गिर चुका है। अब यूएसए में इतना बड़ा क्रैश हुआ है तो इंडिया के स्टॉक मार्केट पर इस चीज का असर पड़ा है। तो सिलिकॉन वैली बैंक के क्राइसिस के पीछे का रीजन क्या है और इस चीज का इंडिया में इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है, हर एक चीज के बारे में आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सिलिकॉन वैली बैंक का जो क्राइसिस है इसका इंपैक्ट पूरे ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ा है और पूरी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो नेगेटिव परफॉर्म कर रही है। और अगर मैं स्पेसिफिकली इंडिया की बात करूं तो सिलिकॉन वैली बैंक ने इंडिया के 21 स्टार्टअप्स को फंडिंग दी थी। मार्केट में जितने भी इंडिया के स्टार्टअप है उसमें से मेजॉरिटी स्टार्टअप की फंडिंग सारी की सारी सिलिकॉन वैली बैंक के पास ही डिपॉजिटेड है। मतलब जब भी ये लोग ट्रांजेक्शन करते थे सिलिकॉन वैली बैंक की हेल्प से ट्रांजेक्शन करते थे। अब सिलिकॉन वैली क्रैश की वजह से मार्केट में जितने भी स्टार्टअप्स हैं, टेक स्टार्टअप्स हैं और इसी के साथ साथ SaaS यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज हैं, उन सारी कंपनीज के बिजनेस पर बहुत ही ज्यादा असर पड़ा है और यहाँ पर उनके लिए बहुत ही बड़ी लिक्विडिटी क्रंच की सिचुएशन आ चुकी है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि सिलिकॉन वैली बैंक के शेयर 60% से गिर चुके थे, इसके बारे में जान लेते हैं। स्टोरी की शुरुआत होती है 2021 में, जहां पर यूएसए का जो इन्फ्लेशन रेट है वो ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुका था और यूएसए का इन्फ्लेशन रेट जो है वो 40% तक पहुंच चुका था। और कॉमन सी बात है कि जब भी किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उस कंट्री का जो स्पेसिफिक रिजर्व बैंक होता है, उस कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है वो रेपो रेट को इंक्रीज करता है। तो इस इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की वजह से क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में क्रैश आने लगता है, स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस कम होती है क्योंकि मार्केट में जितने भी सेविंग अकाउंट्स होते हैं, जितने भी फिक्स डिपॉजिट्स की स्कीम होती है, वहां पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलने लगती हैं और लोग स्टॉक मार्केट को छोड़कर उन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट करने लगते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ सिलिकॉन वैली बैंक के साथ 2021 में। जब यूएस के फेडरल रिजर्व ने रेपो रेट को इंक्रीज किया तब बैंक के एफडी के रेट्स भी इंक्रीज हो चुके थे। तब यहाँ पर सिलिकॉन वैली बैंक के पास बहुत सारे डिपॉजिट्स आते गए। लेकिन एक बैंक का काम होता है डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना और लोन को ग्रांट करना। और अगर मैं डिपॉजिट्स और लोन ग्रांटिंग की रेशियो की बात करूँ तो सिलिकॉन वैली बैंक का जो रेशियो था वो बहुत ही बुरा था। मतलब इस बैंक के पास डिपॉजिट्स बहुत ज्यादा आ रहे थे और इस बैंक की जो लैंडिंग रेट थी वो बहुत कम थी। अगर बैंक के पास पैसा ज्यादा आएगा और बैंक लैंड कम करेगी तो बैंक के पास पैसा कहां से आएगा, बैंक पैसा कैसे कमाएगी। और जैसे जैसे यूएस के मार्केट में फेडरल रिजर्व ने रेपो रेट इंक्रीज की वैसे वैसे इस बैंक के डिपॉजिट्स भी इंक्रीज होते गए। और अगर आप पिछले 6 महीने में स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस देखेंगे तो स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस में काफी अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दी है। तो मार्केट में जितने भी लोगों ने सिलिकॉन वैली बैंक में डिपॉजिट्स किए थे वो डिपॉजिट्स को विड्रॉ करने पहुंच। देखो नॉर्मली हम लोग बैंक के पास जो डिपॉजिट करते हैं वो कैश बैंक अपने पास नहीं रखती है। तो इकोनॉमी में जितने भी लोग हैं उसमें से 10% लोग भी चले जाए बैंक के पास और अपना सारा पैसा विड्रॉ करे तो बैंक की हालत बहुत बेकार हो जाएगी और बैंक के शेयर्स क्रैश हो जाएंगे, बैंक की वैल्यू कुछ नहीं रहेगी। और मार्केट में अगर एक बैंक की वैल्यू खराब होती है तो इसकी वजह से इसका इंपैक्ट अदर बैंक्स पर भी पड़ता है। तो सिमिलर चीजें यहाँ पर भी हुई हैं और इसी रीजन की वजह से सिलिकॉन वैली बैंक के शेयर्स में क्रैश आया है और बैंक को अचानक से बंद करना पड़ा है। और ऐसे ही सेम चीज हुई थी 2008 में लेहमैन ब्रदर्स के साथ। लेकिन उस सिचुएशन में लेहमैन ब्रदर्स क्रैश कर गए और यूएसए की इकोनॉमी बच गई। अब यहाँ पर भी सिचुएशन कुछ ऐसी ही लगती है। अब देखना यहाँ पर ये होगा कि यूएसए की गवर्नमेंट किसे बचाती है, इकोनॉमी को बचाती है या बैंक को भी बचाती है। क्योंकि अगर एक बैंक में क्रैश आता है तो इस चीज का इंपैक्ट इकोनॉमी पर भी पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि सिलिकॉन वैली बैंक के बारे में भी सोचा जाए और इस बैंक को भी बचाया जाए। होप करता हूं कि अभी तक की वीडियो में आपको ये तो पता चल गया है कि आखिर सिलिकॉन वैली बैंक के शेयर्स क्यों गिरते गए, लेकिन इस चीज का इंडिया की इकोनॉमी पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा और एज एन इंडिविजुअल आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में भी जानते हैं। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया है कि सिलिकॉन वैली बैंक ने इंडिया के मेजॉरिटी स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट किया है और सिलिकॉन वैली बैंक में इंडिया के मेजॉरिटी स्टार्टअप्स के अकाउंट्स हैं। तो यूएसए के मार्केट में क्रैश आने की वजह से और सिलिकॉन वैली बैंक के क्लोज होने की वजह से इनके फंड्स वहां पर अटक चुके हैं। किसी भी कंपनी को सर्वाइव करने के लिए, अपनी डेली एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो रिसेंट सिचुएशन की वजह से बहुत सारे पैसे इनके यहीं पर अटक गए हैं और बहुत सारे लोगों ने प्लान किया है लोन लेने के लिए। लेकिन मार्केट में आईटी सेक्टर के स्टार्टअप्स को बहुत ही कम लोग लोन देते हैं, बहुत ही कम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इन्हें ऐसी सर्विस प्रोवाइड करती हैं। तो आने वाले टाइम पीरियड में टेक स्टार्टअप्स के लिए बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग सिचुएशन क्रिएट होगी। और अगर मैं नंबर्स में बात करूं तो सिलिकॉन वैली बैंक में इंडियन स्टार्टअप के $210 बिलियन से ज्यादा के फंड्स पड़े हैं। तो इसकी वजह से इंडिया के मार्केट पर भी बहुत ज्यादा हम लोगों को इंपैक्ट देखने को मिला है। अगर आप फ्राइडे के इंडिया के मार्केट को ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर इंडिया के मार्केट सेंसेक्स और निफ्टी के फिगर को देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ही नेगेटिव पे क्लोज हुआ था। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मंडे को मार्केट की सिचुएशन काफी खराब है। अगर आप स्टॉक मार्केट में एक्टिवली इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपने ये तो जरूर ऑब्जर्व किया होगा कि तो आने वाला टाइम पीरियड जो है वो थोड़ा सा ज्यादा फ्लक्चुएटिव होगा। यहाँ पर बहुत सारे बैंकिंग के शेयर्स में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको संभल के इन्वेस्टमेंट करना है। किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना है। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए मैंने टॉप 3 ब्रोकर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।